मम्मी मुझे नींद आ रही है, मुझे ठंड लग रही है। आजा मेरी बच्ची, मेरे पास आजा, आ मैं तुझे सुला दूं। मेरे पास आओ, मैं अपनी गुड़िया को कहानी सुना दूं, फिर तुम्हें बढ़िया नींद आ जाएगी। तुम तो रहने ही दो जी, बच्ची को ठंड लग रही है। ये नहीं कि एक नई रजाई या मोटा कंबल खरीद लो। अरे दो नहीं तो कम से कम एक ही खरीद लो, ताकि मोनिका और सोनिका तो आराम से सो सके। पर तुम्हारा तो हर समय वही गरीबी का रोना है। हे भगवान, क्या देखकर मेरे पापा ने इस आदमी के पल्ले बांध दिया मुझे। शांत हो जाओ निर्मला, कम से कम बच्चों का तो ख्याल करो। क्यों शांत हो जाऊं मैं? अरे इन दोनों को भी तो पता चले कि इनका बाप कैसा है, जो इनके लिए एक मोटा कंबल तक नहीं ला सकता। मम्मी हम ठीक है, आप पापा से मत लड़ो ना। अब सच में हमें ठंड नहीं लग रही है। चुप कर तू, तुझे नहीं लग रही होगी ठंड, पर मुझे तो बहुत लग रही है। पापा मम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, एक बढ़िया कंबल तो आपको लेकर आना ही चाहिए। निर्मला और भोला की दो बेटियां थीं, मोनिका और सोनिका। सोनिका बहुत समझदार थी, लेकिन उससे बिल्कुल उलट मोनिका बिल्कुल अपनी मां पर गई थी, एकदम नक चढ़ी। एक वक्त था जब भोला के पास भी अपनी दुकान थी। यही देखकर निर्मला के पिता घनश्याम ने उसकी शादी भोला से कर दी थी। लेकिन फिर एक दिन भोला की दुकान में अचानक आग लग गई और फिर सब बर्बाद हो गया। भोला अपनी पत्नी निर्मला के साथ एक झोपड़ी में रहने लगा और फिर निर्मला, दोनों बच्चियां कहाँ हैं? स्कूल गई हैं। चलो अच्छा है। क्या खाक अच्छा है? सरकारी स्कूल में दोनों का दाखिला करवा दिया। और मोनिका बता रही थी ना तो वहां टीचर आते हैं और ना ही पढ़ाई अच्छे से होती है। ओहो, तुम तो जानती ही हो निर्मला, अब हमारी पहले वाली हालत नहीं रही। ना तो हमारे पास दुकान है और ना ही वो पहले वाली कमाई। अरे तो अगर तुम्हारी दुकान जल गई तो इसमें मेरा और मेरी बच्चियों का क्या कसूर है? देखो, ना तो मैं कभी गरीबी में रही हूं और ना ही मेरी बच्चियां रह पाएंगी। ऐसा क्यों कह रही हो निर्मला? भरोसा रखो मुझ पर। भरोसा? और वो भी तुम पर? देखो, अब मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ कि ना तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और ना ही मोना और सोना को तुम्हारे पास छोड़ सकती हूँ। ऐसा मत कहो निर्मला, मैं तुम सबके बिना कैसे रहूंगा? मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो। तुम देखना, मैं खूब मेहनत करूंगा और फिर सब ठीक कर दूंगा। भोला निर्मला के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उधर उसकी दोनों बेटियां उनकी बातें सुन रही थीं और फिर मोना और सोना, चलो दोनों अपना सामान बांध लो, हम तुम्हारे नाना के पास जा रहे हैं। अब हम वहीं रहेंगे, वहां तुम्हें रजाई भी मिलेगी और अच्छा स्कूल भी। निर्मला की बात सुनकर मोनिका फौरन अपना सामान बांधने लगी, जबकि सोनिका ने आगे बढ़कर निर्मला से कहा कि आप ठीक नहीं कर रहे हो मम्मी, हमें पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें तो उनका साथ देना चाहिए। देख सोना, मुझे मत पढ़ा। अगर तुझे चलना है तो चल मेरे साथ, वरना रह अपने पापा के साथ इस फटे हाल में। मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है मम्मी, मैं पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और इस तरह एक हंसता खेलता परिवार बट गया। मोनिका अपनी माँ के साथ अपने नाना के पास चली गई, जबकि सोनिका अपने पापा भोला के पास ही रह गई। निर्मला के पिता और भाई ने उसे बहुत समझाया, मगर वो नहीं मानी। तो निर्मला की जिद के आगे उसके पिता घनश्याम झुक गए और वही अपनी बेटी और नातिन का ख्याल रखने लगे। उधर सोनिका अब घर के सारे काम करने लगी। भोला एक ठेले पर कपड़े बेचता और सोनिका घर का ख्याल रखती। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और दोनों बच्चियां जवान हो गई और भोला और निर्मला भी बूढ़े हो चले। फिर एक दिन, हेलो मोना, जल्दी से घर आजा बेटा, तेरे नाना वो नहीं रहे। क्या? मैं बस अभी आ रही हूँ माँ। निर्मला के पिता की मौत हो चुकी थी। एक वही थे जो अब तक निर्मला और मोनिका का सारा खर्चा उठा रहे थे। मगर घनश्याम के जाने के बाद निर्मला को इस बात की चिंता सताने लगी कि अब उसका और उसकी बेटी मोनिका का क्या होगा, क्योंकि निर्मला का भाई विमल तो शुरू से ही नहीं चाहता था कि वो दोनों उसके घर में रहे। और फिर घनश्याम की मौत के ठीक 10 दिनों के बाद, देखो निर्मला, अब पापा नहीं रहे तो अब मैं इस मकान को बेच दूंगा। बेच दोगे? तो फिर हम सब कहाँ रहेंगे भैया? अब मैंने शहर में एक फ्लैट देखा है, निम्मी और विशाल मेरे साथ वहीं रहेंगे और तुम अपना खुद देख लो। अपना देख लो मतलब? हम कहाँ जाएंगे भैया? वो मुझे नहीं पता, पापा ने लिया था तुम्हारा ठेका, पर मैंने नहीं लिया, समझी ना। उस शाम कुछ लोग आए और उस मकान की डील करके चले गए। विमल ने निर्मला और मोनिका को घर से निकाल दिया। एक तो भाई का धोखा और ऊपर से कड़कड़ाती ठंड। विमल ने उन्हें घर से एक कंबल तक नहीं ले जाने दिया। अचानक से निर्मला और मोनिका बेघर और गरीब हो गए। वो किसी तरह पैदल चलकर एक पार्क के पास गई और वहां कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने लगी, ताकि उन्हें जलाकर कुछ गर्मी ले सके। लेकिन इतना काफी नहीं था। माँ, बहुत ठंड लग रही है। हाँ, पर हम क्या करें, ना तो हमारे पास कंबल है और ना ही पैसे। ऐसे तो हम मर जाएंगे माँ। अब क्यों ना हम पापा के पास चले? नहीं,
उससे तो अच्छा है कि हम यहीं मर जाएं। अब ना तो वो हमें अपनाएंगे और ना ही हम उनका सामना कर पाएंगे। नहीं माँ, पापा ऐसे नहीं है। तुम एक बार चुप हो जा और चुपचाप सो जा, समझी? सुबह होते ही दोनों को खाने की चिंता सताने लगी। दोनों दुकानों पर जा जाकर भीख मांगने लगी और फिर एक दुकान पर। कोई है? कुछ खाने को मिलेगा क्या? हमने कल से कुछ नहीं खाया है। ये किस्मत का फेर ही था कि वो दुकान भोला की थी। निर्मला की आवाज सुनते ही दुकान में बैठी सोनिका ने फौरन जाकर अपनी माँ को गले से लगा लिया। निर्मला भी उसे तुरंत पहचान गई। ये वही सोनिका थी जिसे वो गरीबी में भोला के पास छोड़कर चली गई थी। लेकिन किस्मत देखो, आज सोनिका उससे ज्यादा अमीर भी लग रही थी और खुश भी। तभी पीछे से एक आवाज आई। सोना, क्या हुआ बेटी? कौन आया है? पापा देखो ना, मम्मी और मोना आए हैं। भोला को देखते ही निर्मला और मोनिका उसके पैरों में गिर गए और माफी मांगने लगे। तब भोला ने उन्हें उठाया और कहा, निर्मला, लेकिन ये क्या हाल बना रखा है तुमने? मुझे माफ कर दो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थोड़ी ही देर बाद भोला अपनी कार से उन तीनों को लेकर अपने घर गया। रात हो चुकी थी तो पूरे परिवार ने साथ में खाना खाया और फिर जब रात में मोनिका अपने कमरे में बढ़िया सा कंबल ओढ़कर बैठी थी तब उसकी आंखों में आंसू थे। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक बात पूछूं, उस दिन तुम हमारे साथ क्यों नहीं आई थी? इसलिए क्योंकि मैं अपने पापा के साथ खड़ी थी और तुम लालच के साथ। लेकिन कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। अब कोई अमीर नहीं और कोई गरीब नहीं, हम खुश हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लालची चिकन मंचूरियन वाला। जयपुर शहर में शाम के 7 बजे थे। शहर की मशहूर गली फूड स्ट्रीट में रोशनी की चमक थी। चारों ओर से खाने की खुशबू फैल रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ लगी थी राजू चिकन मंचूरियन सेंटर पर, जिसकी खुशबू दूर दूर तक जा रही थी और उसकी महक से ग्राहक खुद को रोक नहीं पा रहे थे। राजू अपने ठेले पर गर्मा गर्म चिकन मंचूरियन तल रहा था। तेल में डूबी कढ़ाई से उठती खुशबू लोगों को खींच लाती थी। एक प्लेट मंचूरियन लीजिए, 2 मिनट में तैयार। वाह राजू भाई, तुम्हारे मंचूरियन का तो जवाब नहीं, हर बार वही जायका। जायका नहीं साहब, ये मेरा राज है जो कोई जान ही नहीं सकता। राजू इसी तरह लोगों को अपनी भोली भाली मुस्कान के साथ खुश कर रहा था, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे छिपी थी लालच की गहरी परत। दरअसल कई सालों से राजू जयपुर की उस फूड स्ट्रीट गली में चिकन मंचूरियन का ठेला लगाता था। लोगों को उसके हाथ के बने मंचूरियन बड़े पसंद आते थे, जिस कारण उसके ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। वाह वाह, आज भी कितना अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो एक दिन मैं अच्छा खासा अमीर बन जाऊंगा। उस रोज राजू अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कपड़े लेकर खुशी खुशी घर जाता है। ये देखो, आज मैं तुम सबके लिए क्या लेकर आया हूँ, नए नए कपड़े। ये पापा, आप कितने अच्छे हैं। हाँ बाबा, अब तो मैं भी ये नए कपड़े पहनकर उस रोहन को चिढ़ाऊंगा। वो भी परसों नए कपड़े पहनकर आया था तो मुझे बड़ा चिढ़ा रहा था ना। हाँ हाँ, तू भी जाकर उसे चिढ़ाना। जाओ बाहर खेलो। दोनों बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं। मीना, ये तुम्हारे लिए भी साड़ी लाया हूँ, एकदम भारी काम किया हुआ है इस पर। ये तुम ठीक नहीं कर रहे राजू। भला बासी चिकन खाकर लोगों की तबीयत ही खराब होगी और कुछ नहीं। मैं तुम्हें रोज समझाती हूँ, थोड़ा साफ सुथरा काम किया करो। बासी चिकन मत इस्तेमाल किया करो, किसी का पेट खराब हो गया तो। अरे मीना, तू तो फालतू डरती है। ये लोग स्वाद के पीछे पागल है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि चिकन बासी है। नया चिकन लाने में खर्चा बढ़ेगा। पैसे ही सब कुछ नहीं होते राजू। लोग तुम पर विश्वास करके तुम्हारे ठेले पर चिकन मंचूरियन खाने आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें बेकार की चीजें खिलाओ। राजू ने झुंझला कर कहा। अरे चुप कर, तू क्या जाने बिजनेस कैसे चलता है। अगर मैं हर चीज ताजी रखूं तो मुनाफा कहाँ से आएगा। और हेर फेर तो हर कोई करता है। और सस्ता चिकन खरीद लिया तो क्या हुआ। अब देख तो जब से ये काम शुरू किया है कितनी कमाई होने लगी है। बच्चे भी देख कितने खुश हैं। ये सुनकर मीना चुप हो गई, मगर उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। कुछ समय बाद राजू ने अपने ठेले के बगल में एक और ठेला लगा दिया, जिस पर एक लड़का रख दिया। अब हम चिकन मंचूरियन के साथ साथ दूसरे ठेले पर वेज मंचूरियन भी बेचेंगे, ताकि सिर्फ नॉन वेज खाने वाले लोग ही नहीं बल्कि वेज खाने वाले भी मेरे मंचूरियन का लुत्फ उठा सके। अब उसने दूसरे ठेले पर सब्जियों से बना ये मंचूरियन बेचने लगा। शुरू में तो वो फ्रेश सब्जियों के मंचूरियन बना कर देता, ताकि और भी ग्राहक उसके दूसरे ठेले पर भी आए। वाह राजू भाई, आपने बहुत बढ़िया किया। सच कहूँ तो आपके मंचूरियन की खुशबू मुझे आपके ठेले पर आने को मजबूर कर देती थी, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं चिकन वाला मंचूरियन नहीं खा सकती थी। अरे भाभी, अब आप फिक्र मत कीजिए। अब आप बेझिझक होकर ये शाकाहारी वाले मंचूरियन खा सकती हैं।
अरे ओ पप्पू, लगा तो एक प्लेट भाभी जी के लिए, और बताइए इसका स्वाद कैसा है। उस औरत को उसके हाथ के बने हुए मंचूरियन भी बड़े पसंद आते हैं। अब उसका काम और भी अच्छा चलने लगता है और उसका मुनाफा दुगना हो जाता है। घर आकर वो पैसे गिनता है। ये 500 और अब गए पूरे 7000। देख रही हो मीना, जहाँ पहले शुरुआत में तुम्हारा पति महीने भर जितना एक ठेले से कमाता था, उतना अब एक दिन में कमा रहा हूँ। ऐसे ही दिन बीते। एक रोज गांव के पंडित जी उसके ठेले पर आए। बेटा राजू, आज पंडिताइन अपने मायके गई है और घर में कुछ मेहमान भी आ गए हैं। अब तो तू जानता है मुझे खाना बनाना आता नहीं। सुना है तेरे यहाँ की वेज मंचूरियन भी बड़े टेस्टी होते हैं। एक काम करो, आज 5 प्लेट वेज मंचूरियन बनाकर मेरे घर भिजवा दो। हाँ हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं अभी भिजवा देता हूँ। पंडित पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद राजू ने पप्पू से कहा, सुन, सब्जियों की कीमत बहुत बढ़ गई है। सड़ी हुई सब्जियां भी महंगी ही दे रहा है। अब थोड़ा बचाने के लिए कल के बचे हुए चिकन के टुकड़े मिला दे। पर भैया पंडित जी, अरे मुंह बंद कर। भगवान को क्या पता चलेगा कि चिकन मिला या नहीं। बस मसाला ऐसा डाल कि कोई पहचान न पाए। पप्पू ने अनमने मन से वही किया। कुछ देर बाद वो पंडित के घर दे आया। सबने वो मंचूरियन खा तो लिए, लेकिन अगले दिन ही पंडित जी और उनके मेहमानों को उल्टी दस्त हो गए और ये बात पूरे गांव में फैल गई। सुनो राजू, पंडित जी और उनके मेहमान बीमार पड़ गए। कहीं तुम्हारी मंचूरियन की वजह से तो नहीं? अरे नहीं, इतना पुराना चिकन भी क्या बुरा होता है। 2 दिन से ज्यादा तो नहीं हुआ। भगवान का डर नहीं लगता तुम्हें? मंदिर के लिए भी चिकन मिला दिया। अरे डर और बिजनेस साथ नहीं चलते मीना। तू बस चिकन संभाल, दुकान की बात मुझ पर छोड़ दे। लेकिन अब वो ऐसा ही करता। लोगों को सड़ी गली सब्जियों और बासी चिकन की मंचूरियन बनाकर बेचने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जल्दी भर जाता है। उसके मंचूरियन खाकर अब लोग बीमार रहने लगे और ये बात फूड इंस्पेक्टर तक पहुंचते ही शहर में फूड इंस्पेक्टर संदीप का निरीक्षण शुरू हुआ। वो उसी गली में पहुंचे जहां राजू का ठेला था। राजू जी, आपकी दुकान की बड़ी तारीफ सुनी है, आज हम भी चखेंगे। जरूर सर, आपको तो स्पेशल प्लेट दूंगा। राजू ने जल्दी से चिकन मंचूरियन तैयार किया। स्वाद तो लाजवाब है, लेकिन एक काम कीजिए, कल सुबह लैब में सैंपल जमा कराइए। नियम है। साहब, सैंपल क्यों? सब तो ठीक है, सरकारी जांच है, कोई गलती मिली तो लाइसेंस रद्द। राजू ने घबराकर हामी भर दी, लेकिन उसके दिमाग में चाल चल रही थी। रात को राजू ने पप्पू से कहा, सुन, कल सैंपल लेने से पहले फ्रेश चिकन डाल देना, बाकी पुराना फेंक देना, और जो बासी पड़ा है वो शाम को बेचना। ये लोग अंधे हैं, बस मसाला तगड़ा होना चाहिए। लेकिन मीना ने दरवाजे से सब सुन लिया। राजू, अब भी समय है, मत कर ऐसा, वरना ऊपर वाला सजा देगा। बस बहुत हुआ मीना, तू मेरे काम में दखल मत दे। मैं जो कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। कौन सा परिवार जो दूसरों के पेट के दर्द पर पले? गुस्से में राजू ने दरवाजा पटक दिया। फिर अगली शाम को भीड़ हमेशा की तरह लगी हुई थी। राजू अपने ठेले पर मंचूरियन बांट रहा था। तभी भीड़ में से एक बच्चे ने खाकर अचानक पेट पकड़ लिया और गिर पड़ा। अरे बच्चे को क्या हुआ? किसी ने जहर मिलाया क्या? राजू हड़बड़ा गया। नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पकड़ो, यही राजू देता है बासी और बीमार चिकन के मंचूरियन। मैंने खुद से सब सड़ा हुआ माल खरीदते हुए देखा है। फिर राजू को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। थाने में राजू बैठा था, चेहरा उतर गया था। भैया बच्चा अब ठीक है, डॉक्टर ने कहा था कि फूड पॉइजनिंग थी। राजू ने राहत की सांस ली, लेकिन अपराध बोध ने उसे झकझोर दिया। राजू, देखा न लालच का नतीजा क्या हुआ? राजू की आंखों से आंसू निकल पड़े। मीना, मैंने सच में सब गलत किया, बस पैसे के पीछे भागता गया। न भगवान देखा न इंसान। अभी भी देर नहीं हुई, सच्चाई से नया सफर शुरू करो। हाँ मीना, अब वही करूंगा। इधर फूड इंस्पेक्टर संदीप ने जांच के बाद कहा, राजू, तुम्हारा लाइसेंस 6 महीने के लिए रद्द किया जाता है, लेकिन क्योंकि बच्चे को बड़ा नुकसान नहीं हुआ, हम तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं। धन्यवाद सर, अब दोबारा गलती नहीं करूंगा। 6 महीने तक वो घर में खाली बैठा रहा, लेकिन इस बीच उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। 6 महीने बाद राजू ने फिर दुकान खोली, लेकिन इस बार शुद्ध मंचूरियन सेंटर नाम से। साफ सुथरी जगह, ताजा सब्जियां, ताजा फ्रेश चिकन और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी। लालच चाहे छोटा हो या बड़ा, अंत में मनुष्य को नीचे ही गिराता है। ईमानदारी और सच्चाई ही वो मसाले हैं जो जिंदगी को असली स्वाद देते हैं।